आज एक मेरे साथ ऐसे युवा हैं जो धीरे धीरे अपनी राजनीति की पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं, गिरफ्त भारी करते जा रहे हैं और राजनीति के बड़े बड़े सुरमाओं के नाक में नकेल डालकर उनको अपने हाथों से नचा रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे, अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। हम हमारा हक और अधिकार लेकर रहेंगे। क्या चाहते क्या है आप? कि ना हम लाठियों से डरने वाले हैं, ना मुकदमों से डरने वाले हैं, ना जेल से डरने वाले हैं। और अगर किसी में कोई दम हो आर पार की लड़ाई लड़ने का, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। सीधे सीधे भगत सिंह से ओतप्रोत है। नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर फेल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। मुकदमे खाओगे, क्या फर्क पड़ता है? मौत से जेल जाओगे, वो तो पहले गए, पिटाई होगी, वो भी कर ली, डंडे पड़ेंगे, वो भी कर लिया। डरे तो नहीं गए सीपी सैनी? पीपी सैनी एक कनपटी पे बंदूक लगाने के बाद में भी नहीं डरा। तो ये तो छोटी सी चीजें हैं। यदि कोई बड़ा दल, बड़ा राजनीतिक दल ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति को अगर बुलाना चाहती है तो क्या उसमें सीपी सैनी कंफर्टेबल होगा? युवाओं को एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़कर अपनी मजबूती से राजस्थान विधानसभा में घुसकर टेबल ठोकना चाहिए। सीपी जी, आज के इस दौर को देखते हुए मैं ये मानता हूँ 4 शौक हैं राजनीति में: मंच, माला, माइक और तीसरी है सेल्फी। आप कहीं एक रील के हीरो ना बनो, आप धरातल पे काम करो। इसके लिए युवा पीढ़ी आपको कैसे देखे, कैसे आप पे विश्वास करे? सरकार ने मुझे या प्रशासन ने मुझे एनकाउंटर करने का भी कहा गया कि इसका एनकाउंटर करेंगे। नदी चाहे कितनी उछल कूद कर ले, पहाड़ों को तोड़ ले, चट्टानों को फोड़ दे, अपना रास्ता बना ले, अंत समंदर में होता है। हर आंदोलन का अंत इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या होता है? राजनीति होता है। हमारी मांगे नहीं गई तो जब अब क्रांति के साथ थे, अभी शांति के साथ थे, अब क्रांति के साथ होंगे। लाठी काट देंगे, इसमें कोई नो डाउट। सीधा सीधा चैलेंज जब की बार, नो डाउट। ऐसे राजस्थान में ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जिसके अंदर हमारे 15,000 से कम वोट, 15-20 हजार वोट तो है हर हाल में है। वो जीतने का हारने का काम करते हैं। लेकिन जिस दिन ये अपने खुद के वोटों की ताकत समझ जाएंगे, जिसे और लोगों ने समझ रखा है, जैसे और लोग कहते हैं कि मारो चाहे कुत्ता ही खड़ो जाए, हमारा कुत्ता नहीं वोट देगा। हाँ, ये लाइन आपने। और क्या देख रहे हैं कि अब आगामी चुनावों में आप किस प्रकार से इस वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे, एकत्रीकरण करेंगे कि आपकी बात मानी जाए, आपकी बात सुनी जाए। ये अब की बार की जो सरकार है वो हमारे ऊपर से टच होकर जाएगी, वरना हम सरकार को गिरा देंगे। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एमएलए अगर हमारे लिए पत्र नहीं लिखा, हमारे लिए साथ खड़ा नहीं हुआ, हमारे को पूछा नहीं, तो हम उसको कुर्सी से नीचे गिर देंगे। ये हमारी गारंटी है। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने आपको क्या है, गर्दन भी कटवा सकता हूँ मैं। फोटो की बात करते हो, गर्दन कटवाने की बात करते हो, या आप राजनीति की बात करते हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बातें कुछ मतलब डिप्लोमेटिक से लगती हैं, फिल्मी टाइप लगती हैं? अगर सरकार कहे कि सीपी सैनी के सर कटवाने से हमारे जो 11 सूत्रीय मांगे पूरी होती हैं, तो मैं खुशी खुशी मेरी गर्दन काट के उनको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर वाले इस बात पे बड़ा गर्व करेंगे कि हमारे एक लड़का पैदा हुआ था। आपकी तैयारी पूरी है? अब पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। धरातल से एक गांव के, एक कस्बे के, एक घर से हमारी तैयारी है। और अभी पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, देखते हैं। हाँ, ये तमाशा दिखाएंगे आपको। क्या बात करते हो? अगर पंचायती राज चुनावों में तमाशा नहीं दिखाए तो देखना, आप कह रहा कि सीपी जी आप तो वहाँ बड़ी बड़ी फेंक के गए थे। देखो रोहन जी, ये आपका सीधा सीधा टारगेट, बिल्कुल सीधा टारगेट। तो मैं आपको सीधा सीधा ये बात, नो बकवास। तो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, स्पष्ट बता देता हूँ। बिल्कुल बताइए। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस स्पेशल एपिसोड में। युवा, जिसे हम शक्ति के रूप में, जिसे हम ताकत के रूप में, जोश के नाम से जानते हैं, भीड़ के नाम से जानते हैं, बुद्धि के नाम से जानते हैं,
क्या ये युवा राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत रखता है? क्या ये युवा राजनीति में अपनी भागीदारी के लिए आवाज उठाता है? क्या ये युवा आंदोलन क्या चेहरा ही बन के रह जाएगा? इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर और ज्वलंत मुद्दों पर आज एक मेरे साथ ऐसे युवा हैं जो धीरे धीरे अपनी राजनीति की पकड़ मजबूत करते जा रहे हैं, गिरफ्त भारी करते जा रहे हैं और राजनीति के बड़े बड़े सूरमाओं के नाक में नकेल डाल के उनको अपने हाथों से नचा रहे हैं। स्वागत कीजिए, मेरे साथ हैं सीपी सैनी जी। सीपी सैनी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, और आपकी इस पूरे पॉडकास्ट टीम का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और हमारी इस पटल पर हमारी जो बातें हैं, हमारे हक और अधिकारों की जो मजबूती से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन मांगों तक आप मजबूती से सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आपके जितने भी जो साथी हैं, आपके जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो हमारे लोग हैं, उन तक आप हमारी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं फिर एक बार आपका पूरा चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, मांगे, ये सब सीपी सैनी और सीपी सैनी का चेहरा पर्यायवाची हो चुके हैं, पर्याय बन चुके हैं। क्या चाहते क्या है आप? देखो, हमारी लड़ाई वाजिब लड़ाई है और जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ सीपी सैनी जरूर मिलेगा और हमारी पूरी टीम खड़ी मिलेगी, पूरी ताकत के साथ मिलेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसा कि आपको पहले पता है कि ना हम लाठियों से डरने वाले हैं, ना मुकदमों से डरने वाले हैं, ना जेल से डरने वाले हैं। और अगर किसी में कोई दम हो आर पार की लड़ाई लड़ने का, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हमारा एक ही मंत्र है, जब तक कोई बात शांति से बन जाए तो वो शांति से मनाने के लिए तैयार है। अगर वो शांति से नहीं मानता तो फिर हम क्रांति पैदा करेंगे। वो हमारा लास्ट हथियार है। मैं लॉ एंड ऑर्डर हाथ में बात में नहीं लेता, लेकिन अगर कोई ज्यादा करता है तो फिर हम लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने में ज्यादा देर भी नहीं लगाते। सीधे सीधे भगत सिंह से ओतप्रोत है। कोई इसमें नो डाउट। अब जैसे सरकार में अभी हमने विधानसभा घेराव की, तो पहले हम शांति से बात कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं सरकार हमारी मांगे मान ले, सरकारी मांगे मान ले, शांति से मान ले, नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर फेल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें मुकदमे खाओगे, क्या फर्क पड़ता है? मौत से जेल जाओगे, वो तो पहले गए, पिटाई होगी, वो भी कर ली, डंडे पड़ेंगे, वो भी कर लिया। डरे तो नहीं गए सीपी सैनी? सीपी सैनी एक कनपटी पे बंदूक लगाने के बाद में भी नहीं डरा, तो ये तो छोटी सी चीजें हैं। डर का लास्ट अंत होता है। उस डर को पुलिस ने मेरे अंदर से निकाल दिया, बहादुर बना दिया आपको। जेल में आप मैं इस डर के नहीं गए, बहादुर बन के आ गए आप। जेल से पहले ही उन्होंने मुझे जो लास्ट अंत होता है डर का, जी, जो कहते हैं कि इस आदमी में अगर 100% एनर्जी होती तो वो 100% पे ही ले जाके उन्होंने मुझे छोड़ा। मेरा डर था, उन्होंने खत्म कर दिया। आज मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सीपी जी, आपके साथ जेल में क्या क्या हुआ? बहुत नीट एंड क्लीन सवाल पूछ रहा हूँ, शायद आज तक आपसे ये सवाल किसी ने नहीं पूछा होगा। देखो सिर्फ इस आंदोलन में, इस प्रकार के धरनों में, प्रदर्शनों में लोगों को दिख जाता है ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये है, वो है, लेकिन क्या सीपी सैनी आज हमारे इन दर्शकों को बताएगा कि सीपी सैनी के साथ जेल में क्या हुआ? शब्दों में मर्यादित। देखो, एक जेल क्रांतिकारियों का घर है और जेल जाना एक नॉर्मल चीज है हमारे लिए। और जेल से वो लोग डरते हैं जो डरपोक होते हैं, जो घर में लोग के बहुत सारे लोगों को देखा होगा घर पे बैठ के सोशल मीडिया पे टर 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 मेंढक की जैसे करते थे। हम लोग मजबूती से लड़ते हैं, पहले प्यार से लड़ते हैं। प्यार से कोई नहीं मानता तो दादागिरी भी हमें पूरी आती है। अब जेल में जब हम गए, और बहुत बार मौका और भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार जब तक नहीं मानेगी तो मौका मिलेगा। तो जेल एक प्रक्रिया है क्रांतिकारियों के लिए। बहुत सारे लोगों को राजनीति अपने खानदान रूप में मिल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, विरासत में आती, विरासत में मिल जाती है, या फिर आप समझो कि कोई व्यक्ति पैसों के दम पे राजनीति कर लेता है। और बहुत कम लोग होते हैं, देखा होगा राजस्थान में गिने चुने लोग होते हैं जो ये आंदोलन, धरना, प्रदर्शन ये करते हैं और जनता उनके लिए आती है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, हमने 25 फरवरी को विधानसभा घेराव किया। अभी इस वर्तमान में बता रहा हूँ मैं आपको, इससे पहले के आंदोलन में बताऊंगा मैं आपको। सारा जो भी व्यवस्थाएं थी हमने
सबको ये कहा कि 25 फरवरी को हम राजस्थान की विधानसभा घेराव करेंगे और सरकार को शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का मौका देंगे। हमने हमारी बात रखी, सरकार ने सहमति बनाई, हम लोग शांति से चलेंगे। सरकार का काम है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करें, वरना हम क्रांति पैदा करने के लिए तैयार हैं। इस आंदोलन के अंदर आपने देखा होगा, मैंने कोई गाड़ी नहीं दी, किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की मैंने। जो आमतौर पर कई बड़े आंदोलनों में होता है, स्पॉन्सर्ड आंदोलन होते हैं, स्पॉन्सर, लेकिन आपकी जन भागीदारी आंदोलन है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं तो आपको पता है, बसें लगाई जाती हैं, उनके लिए ये परिचालन हो गया आजकल, राजनीति पैसा भी दिया जाता है, ये पैसे दिया जाता है, लेकिन हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप कौन है। आपके सिला चावलों पे आ गए सब लोग खुद के लिए आए वो। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले हमारी कोर कमेटी का। हमारी कोर कमेटी ने मजबूती के साथ में, अपनी पूरी ताकत के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाया और शांतिपूर्वक सरकार के सामने रखा। अब इसका रिजल्ट देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, सरकार रिजल्ट देती है तो ठीक है, नहीं तो अब क्रांति पैदा करेंगे। आपके अनुसार क्या परिणाम अपेक्षित है आपको? देखो, हम यही चाहते हैं कि जो भी कोई सरकार, देखो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ फिलहाल, अभी जिस दिन पार्टी ज्वाइन करेंगे उस दिन विचारधाराएं होंगी। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सभी, पिछली बार सरकार थी गहलोत साहब के टाइम में, तब भी मैं पहले बार आया विधानसभा घेराव करने, शांति से आया। शांति से नहीं मानी तो फिर हमने, आपको पता है, क्रांति पैदा कर दी और घोषणा करवाई आपने बाकायदा, खुले बहुत घोषणा हुई, कार्रवाई करना पड़ा। आपने बिल्कुल करवाई सर। क्या बात करते हो, महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड घोषणा की उन्होंने, महात्मा ज्योतिबा फुले शोध पीठ की स्थापना की उन्होंने, लव कुश बोर्ड बनाए उन्होंने। आज 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले पे राजकीय अवकाश घोषित होता है। सावित्रीबाई फुले के नाम से पूरे राजस्थान में वाचनालय का निर्माण करवाया। ये 5 उन्होंने की उस समय। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार को झुकाने वाला चाहिए। सरकार झुकती है। और देखो, मेरे खानदान में तो कोई राजनीति वाला है नहीं, और मैं तो राजनीति सीख रहा हूँ, और लोग कहते हैं कि राजनीति सीखनी पड़ती है। आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है सीपी जी? मैं एक छोटे से किसान परिवार से आता हूँ, और माताजी पिताजी का इतना स्नेह और आशीर्वाद है कि उन्होंने मुझे कभी पीछे मुड़कर देखने का मौका नहीं दिया। बचपन में हम पालक धनिया बोक के और जीवन व्यापन करने वाले लोगों में पहली बार मेरा जयपुर के अंदर, मैं 21 जुलाई 2012 को पहली बार जयपुर आया, और 14 नंबर जो पुलिया है, और मेरी किस्मत में 14 नंबर जो है ना, वो बहुत पता नहीं लकी भी है। अच्छा, मानते हैं क्या आप एस्ट्रोलॉजी? ऐसे लग गया, लग गया। अच्छा, फिर मैं पहली बार 14 नंबर पुलिया के नीचे आया और वहीं सोया मैं पुलिया के नीचे, और भगवान ने ये किया, 2-3 महीने बाद में वहीं से मुझे एक व्यापार भी दिया। अच्छा, मैंने वहाँ से व्यापार शुरुआत की और वहीं से मैं बढ़ा। फिर मेरे टाइम फिर दोबारा एक्शन हुआ, जब मैं वापस मेरी लॉस हुआ तो फिर मैं 14 नंबर पहुंच गया। और जब ये लास्ट मोमेंट में 15 सितंबर 2023 को जब लाठी चार्ज हुआ विद्यानगर में, हल्ला बोल रही थी उसमें, तब भी हमारे लोग 14 नंबर पहुंच गए। वहां पे आपको सुना ही होगा, बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ, बहुत बड़ा, घायल भी हुए थे, आपको चोटें भी लगी, तोड़ दिया गया था, काफी सारा नुकसान किया सरकार ने, उसमें मुकदमे भी लगाए, जेल भी भेजे, लेकिन हम डरे नहीं, सरकार से मांगे मनवाई। और जो क्रांतिकारी होते हैं वो किसी से डरने वाले नहीं होते, सीधी बात है अरुण जी, या करो या मरो। सनी जी, मैंने एक बात की है कि पर्टिकुलर किसी जाति का इस प्रकार का बड़ा आंदोलन इतने सॉफ्ट तरीके से, बिल्कुल पुरजोर तरीके से आप लोगों ने किया, और आपने काफी हद तक अच्छी मांगी भी मनवाई। राजनीति जो है आपके मामले में, मैंने ये देखा है कि कई बार क्या होता है कि जो क्रांति करके किसी राजनीति विचारधारा की तरफ जाते हैं तो जल्दी से अस्वीकारी होते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं होते। आप कैसे देखेंगे इसको? यदि आपको राजनीति में किसी पार्टी को जो निमंत्रण आता है या आपको बुलाया जाता है, क्योंकि आप एक बहुत बड़े दर्जे का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपने बहुत ही अच्छे और सफल आपने क्या किया, आंदोलन किए हैं, आप सड़कों पे उतरे हैं, आपने रील की राजनीति नहीं की, क्योंकि हम आपके वीडियोस, ऑडियोज, आपके खबरों में हम देखते हैं। यदि, मेरा सवाल आपसे ये है, यदि कोई बड़ा दल, बड़ा राजनीतिक दल ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति को अगर बुलाना चाहती है, तो क्या उसमें सीपी सैनी कंफर्टेबल होगा? क्योंकि वहां पे फिर आपको पार्टी की आइडियोलॉजी अपनानी पड़ेगी। वो सही बात है अरुण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ,
देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो भी अगर युवा जो ऐसी राजनीति कर रहे हैं मेरी जैसी, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आप जब तक राजनीतिकरण में नहीं जाएंगे, अपनी बात रखने के लिए अगर विधानसभा में नहीं जाओगे, तो आप याद रखना, आप अपनी कौम का भला नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग रोडों पे कितना ही चिल्लाएं, लेकिन जो लोग वहां जाकर बैठ जाते हैं, तो उस विधानसभा के अंदर चारों तरफ से गेट होते हैं, वो बंद कर लिए जाते हैं। आपको पता है, उसमें पैरा लगा दिया जाता है, बाहर से एंट्री है ही नहीं। तो वहां हमारी बात करने वाला कोई नहीं है, और हम लोग वहां बात नहीं कर पाएंगे, तो हमारा कोई औचित्य नहीं है बाहर लड़ाई लड़ने। तो इसलिए राजनीति में तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ, आपके इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि युवाओं को एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़कर अपनी मजबूती से राजस्थान विधानसभा में घुसकर टेबल ठोकना चाहिए, ताकि आपकी मांगे मान सकें। दूसरी बात, आपके हाथ में कलम होगी, और कलम जब तक नहीं है, तब तक हम किसी का भला नहीं कर सकते। आज बहुत सारे उदाहरण हैं, आज किरोड़ीलाल मीणा जी देखिए, ये बहुत बड़े समुदाय, बहुत बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और सरकार में पार्टिसिपेट भी करते हैं, मंत्री भी हैं। आज किरोड़ीलाल मीणा जी के पास में अगर कलम नहीं होती, तो वो क्या मीणा समाज का बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी कर सकते थे? नहीं कर सकते। आज हर एक मीणा समाज का आदमी ये कहता है कि हमारे बाबा हैं। हाँ, छत्र छाया है, एक तरीके से हाथ रखा हुआ। हाथ रखा हो, तो आज उनके पास कलम की ताकत है, मजबूती से वो लाठे हुए वहां लड़े। आज उनके लोगों को पता है कि हमारे पीछे कोई खड़ा है। लेकिन राजनीतिक ताकत होना बहुत बड़ी बात है। आज उसी के उदाहरण देख लेते हैं हम, हनुमान बेनीवाल जी को देख लो आप। ये बिल्कुल सही बात है। आज हनुमान बेनीवाल जी लाठा हैं, मजबूत हैं, ताकतवर है, राजनीति में अपनी पकड़ रखते हैं, हिम्मत नहीं है उनके कार्यकर्ता को हाथ लगा ले। तो अपने जो लोग हैं, उनको सही ढंग से अगर हम मजबूती से अगर सहयोग करेंगे, तो उसके लिए हमें कलम की जरूरत पड़ती है। और मैं तमाम साथियों को ये भी कहूंगा कि अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो आप ध्यान रखना, कलम की ताकत बहुत जरूरी है हमारे पास। क्योंकि रोडों पे तो हम लड़ लेंगे, लेकिन वहां अंदर जाकर हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा, ये बात जरूर सोचनी चाहने की बात है। हाँ, बाहर तो आप कितना ही चिल्ला लिए, पर वहां जब कान ही बहरे हैं, तो उन दरवाजों को तोड़ के कुछ ना कुछ चीखें, आवाजें और मांगे उन बड़े कानों तक पहुंचनी आवश्यक है। वहां नहीं पहुंचेगी तो हम जीत निश्चित नहीं कराएंगे। हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? और इस बात से मुझे एक बात याद है, सैनी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और बहुत अच्छे विचार है आपके। यदि आजादी की बात बहरे अंग्रेजों को सुनाई देती, तो भगत सिंह को या चंद्रशेखर आजाद को, इतने लोगों को फांसी नहीं होती, और चंद्रशेखर आजाद को संसद में, विधानसभा में वहाँ जो उनकी जो मीटिंग हो रही थी, वहां पे बम फोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ये बात सही है। उनके कानों में वो गूंज जानी चाहिए कि हमें आजादी चाहिए। वैसे आपकी भी एक आवाज यही है कि हमारे को हमारे अधिकार चाहिए। अधिकार चाहिए। आज देश आजाद हुए 78 साल हो गए। 78 साल में हमारा कोई मजबूती से कोई लाठा आदमी नहीं है जो कहते ठोक ठोक के टेबल कि नहीं हमें चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। गहलोत साहब है ना, गहलोत साहब देखो हमारे समाज के सिरमौर हैं, और पिछली बार सत्ता में जब उनके टाइम हम आंदोलन कर रहे थे, तो हमें उन्होंने बहुत कुछ दिया, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और भविष्य में भी हम यही चाहेंगे कि उनकी छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, गहलोत गहलोत साहब पे आते ही सीपी जी, आप मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने क्या कहा, हमारे यहाँ सिरमौर है आपके। और राजस्थान में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हमें भी बहुत कुछ दिया है। तो इससे ज्यादा एक आपका, आपके जैसे बड़े हैं, आपके संरक्षक रहे हैं, आपकी जाति के सिरमौर है, बस वो स्नेह है आपका। जी। तो आप, सैनी जी, युवाओं को, आप भी एक युवा हैं, अभी अभी आप मतलब बहुत धीरे क्या बोलूंगा, बहुत तेज गति से अच्छा एक्सेलरेट करके अच्छे ग्राफ पे आप जा रहे हैं। राजनीति को राजनीति में कैसे बदलने, क्या देखते हैं, कैसे बदलेंगे आप इसको? राजनीति बहुत आसान चीज नहीं है, आसान डगरिया नहीं है, धीरे धीरे पग रखना है सजना, वो वाली डगरिया है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या आपका पाथ रहेगा, देखते कैसे आप इसको? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सबसे पहले तो एक राजनीति एक बहुत बड़ी दलदल है, इसमें कब कौन फंस जाए पता नहीं चलता। लेकिन आज राजस्थान की अगर बात करें अपन,
तो यहाँ राजस्थान में किस प्रकार की पॉलिटिक्स करती है वो आपको पता है, मुझे पता है। मैं तो एक छोटे से परिवार से आता हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी लोग हैं जो जैसे ही उठेंगे तो सबसे पहले उनके अपने ही उनको ऊपर उठने नहीं देंगे बल्कि डालने का काम करेंगे। तो वो लोग वहीं खत्म हो जाता बैठ जाते हैं। अगर वो, क्योंकि देखो एक ये जो जिसको कहते हैं ना कि पीढ़ियों के हिसाब से राजनीति मिली है तो हम तो उसके धोख लगाने जाते हैं। मैंने बहुत सारे देखता हूँ, मैं जब एक बड़ा नेता आता है, कोई केंद्रीय मिनिस्टर हुए होता है, तो उसका जब लड़का जाता है तो बुजुर्ग बुजुर्ग लोग भी उसके पैर पकड़ लेते हैं। क्या बात कही है सैनी जी, बहुत बड़ी बात की है। आप जैसे युवा के लिए राजनीति में इस प्रकार की सोच बहुत काबिल तारीफ है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको ये काबिल कि वास्तव में अगर ठीक है आपको रियासत के राजकुमार रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, आपके पिताजी रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हो। एक 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल का युवा और उसके 70 साल का बुजुर्ग, जो जनता जनार्दन है, जो सिरमौर है, वो उनके पांव छूती है। ये बड़ा दुख होती है। जनतंत्र में ये तस्वीर सही नहीं है। लेकिन ये अपने लोगों में भी तो कमी है ना। हाँ, वही क्या है, अब जैसे मैं किसान का बेटा हूँ, अभी किसान का बेटा जब ऐसे आएगा ऊपर, मैं मेरे खेत से निकल के आया ना, हाँ। पॉलिटिक्स में आया, बहुत अच्छी तो बात। अभी सबसे पहले मुझे टारगेट कौन करेगा? मेरे अपने। मेरे अपन। वो कहते हैं ये सबसे पहले घर वाले विरोध करेंगे, हाँ, फिर घर वालों को समझ में आएगा बेटो ठीक कर रहे हो मामलो, अब इन थोड़ा सपोर्ट करा, तो फिर वो जे वो सपोर्ट कराला, फिर कौन आएगा? अपना परिवार आ जाएगा, परिवार। जिसको अपन समाज बोलते हैं। तो वो लोग विरोध करना चालू कर देंगे। जैसे ही उनको लगेगा अभी वो ज्यादा ऊपर गया तो उसका खुल का विरोध करना चालू हो जाएंगे। और जब वहां से कड़ी और हो जाएगा हो जाए करेगा। तो वो लोग भी जो सपोर्ट करने आ जाएंगे, फिर वो लोग भी अपने आप सपोर्ट करने जाएंगे। तो ये तो परिपाटी है, विरोध करना, आरोप लगाना अपनी वजह नहीं, ये तो करता है एक। लेकिन मेरा निवेदन है, मेरा तो यही कहना है कि जो लोग काम करते हैं उन पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इसी में मैं नो डाउट मैं शांति से जीने वाला हूँ, मैं बहुत शालीनता से राजनीति करता हूँ, सोच विचार कर राजनीति करता हूँ। कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, ये मेरे निजी फैसले होते हैं। कब क्या करना है ये मेरे निजी फैसले होते हैं। हमने हमारी कोर कमेटी बना रखी है, मेरे ऊपर एक हमने टीम बनाई है और वो टीम मुझे लोड करती है कि आपको ये करना है तो करता हूँ, वो कहती है नहीं करना है तो नहीं करना है। मैं उसके बगैर एक कदम भी नहीं लगा। उन्होंने मुझे कहा कि शांत बैठ जाओ, तो मैं शांत बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं अकेला गलत हो सकता हूँ, सिंगल पर्सन गलत हो सकता है, लेकिन वो जो मेरे आदमी है, मुख्य हमने 11 आदमी कमेटी है, लेकिन हम 50 लोगों की हमने टीम बना के, वो 50 लोग जब तक डिस्कस करके मुझे नहीं कहते मैं कोई काम नहीं करता। बस शांति से बैठे रहने वाले लोग हैं। सैनी जी, युवा पीढ़ी धीरे-धीरे राजनीति की तरफ बढ़ रही है। धीरे-धीरे क्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और राजनीति में युवा चेहरे भी सामने आ रहे हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो इस समय अपने आप में एक उदाहरण हैं। लेकिन कई-कई बार जो पहले से बैठे हुए हैं, जो आसन जमा के बैठे हुए हैं, वो केवल और केवल आपको इसलिए मना कर देते हैं, आपका प्रतिनिधित्व इसलिए स्वीकार्य नहीं कर पाते हैं, वो ये कहते हैं अभी आप युवा हो, आपको अनुभव नहीं है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो इसमें अरुण जी एक और कारण है कि बहुत लोग है ना, जैसे मैं आज पॉलिटिक्स में रहूंगा तो मेरे अपने लोगों को आएगा, अरे तुम्हारे को तो यूज कर रहा था ये। हुँ। उनको ये समझ में नहीं आएगी कि तुम, क्योंकि वो सीनियर आदमी बड़ा आदमी है ना, तो उसको तो फेंकना है पासा, क्योंकि उसको तो खुद की गद्दी बचानी है। अपने लोग हैं भोले भाले लोग, कम पढ़े लिखे हो, कम समझदार हो, या फिर यह बात कहें कि हमारे लोगों में कोई कहीं ना कहीं राजनीति परिपक्वता नहीं है, बहुत अच्छी बात। बहुत भोले लोग हैं हमारे, तो वो समझ नहीं पाएंगे कि क्या इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा अरे सीपी तो राजनीति करने के लिए कर रहा है। अरे राजनीति क्यों नहीं करेंगे? राजनीति करनी चाहिए। वो जो विधानसभा में कुर्सियां लगी हैं वो किसके लिए लगी हैं? क्या तुम उनके बाप दादों के लिए लगी हैं? बस वही लोग बैठे हैं। आज तकलीफ तो हमारी होती, वही लोग बैठते हैं, वही गिने चुने। और ये 7 बार का एमएलए, ये 10 बार का एमएलए, ये 8 बार का एमएलए, परमानेंट कुर्सी लगा दी उन्होंने कि हम ही बैठेंगे, हुँ। दूसरा कोई नहीं आना चाहिए। और जब हमारे लोग बेचारे जो राजनीतिक परिपक्वता नहीं है तो वो लोग कहेंगे अच्छा जी सीपी तो राजनीति करे हुए है। उनको वो उस समय वो ये भी चीज भूल जाते हैं कि जिस बंदे ने हमारे लिए लाठियां खाई है, मुकदमे खाए हैं, जेल गया है और आज तारीखों पे जा रहा है, वो ये चीज भी भूल जाते हैं। और ये सिर्फ अपरिपक्वता के कारण है, क्योंकि हमारा जो राजस्थान है या पूरे भारत की बात करूं, हमारे जो 80% के लोग खेती बाड़ी में व्यस्त हैं। अमीर तो आपको पता है मुश्किल से 1 आधा % होंगे,
बाकी 80% से ज़्यादा लोग हम खेती बाड़ी में व्यस्त हैं। तो हमारे लोगों तक जो सूचना पहुंचती है, जो वो बोल देते हैं वही हम सुन लेते हैं। और फिर आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में आपको पता है इतनी बड़ी हायर होती है, जो जिसके पास पैसा होता है वो हर खबर को पॉजिटिव चलवा देता है, और हम लोग इंतजार करते हैं कि हम कैसे व्यवस्था करें, किस प्रकार करें, क्योंकि किसान का बेटा जब खेत से बाहर निकलता है तो आपको पता ही है क्या हालत होती है। मुझे पता है मैं कैसे लड़ रहा हूँ इन पिछले 10 सालों में, कैसे लड़ा है। लेकिन मुझे गर्व भी है कि मेरे जो क्रांतिकारी साथी हैं, जो मेरी टीम है, जो हमारी पूरी मजबूती के साथ मुझे सपोर्ट करती है, मेरे ऊपर हमेशा सने रखती है, मेरे पे विश्वास करती है और मुझे सही दिशा में ले जाकर काम करवाने का मौका देती है। ये मैं गर्व करता हूँ। आज अभी रिसेंटली की बात बताता हूँ, राजस्थान में विधानसभा गिराव हुआ 25 फरवरी को। मुझे टीम ने कहा कि आप नेता हो। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, तुम क्या करना चाहिए बताओ, मैं नेता हूँ। तो बोले आपको नीचे बैठना पड़ेगा। तो मैंने टीम का कहना माना, ठीक है नीचे बैठ के हम क्या है। मैं मंच पे भी नहीं गया, मंच से 100 मीटर पहले जनता के अंदर बैठा। जो नेता थे, जो भाषण दे रहे थे, बड़े बड़े लोग भाषण दे रहे थे, लेकिन मैं नीचे बैठा था। मैंने आराम से नीचे बैठ के सब कुछ हैंडल किया। और वहाँ से जब मुझे लगा कि कमेटी का फ़ोन आया मेरे पास में कि वार्ता सकारात्मक है, सरकार इस पे बात करने के लिए तैयार है, तो मैंने कहा ठीक है। मैं पहले शांति से, और शांति से जब मान रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्रांति पैदा करने के लिए तैयार हो जाओ। सीपी जी, आज के इस दौर को देखते हुए मैं ये मानता हूँ 4 शौक हैं राजनीति में: मंच, माला, माइक और तीसरी है सेल्फी। जी। आप कहीं एक रील के हीरो ना बनो, आप धरातल पे काम करो। इसके लिए युवा पीढ़ी आपको कैसे देखे, कैसे आप पे विश्वास करे, या सीपी सैनी मेरा राजनीति प्रतिनिधित्व करेगा, मेरे लिए विधानसभा में आवाज उठाएगा, मेरे लिए लड़ेगा, आप कैसे ये विश्वास जनता में कैसे लाएंगे, कैसे आपको युवा विश्वास करें? देखो इसका तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना कहता हूँ 10 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ। मैं सुख में पहुंचूं या ना पहुंचूं, लेकिन दुख में सबसे पहले पहुंचता हूँ। मैंने कभी भी किसी के साथ सेल्फी नहीं ली। कभी देख लेना किसी नेता के साथ मेरी सेल्फी नहीं मिलेगी। आप मेरा स्टेटस उठा के देख लेना, कोई कहते कि मैंने सेल्फी ली है तो बता दिखा देना। मेरी अगर सेल्फी होगी तो मेरे साथियों के साथ होगी, जो मेरे लोग हैं उनके साथ होगी। मैं खुद सेल्फी खींचने वालों में हूँ, लेकिन कभी मैं ऐसे नहीं है भगा भगा नेता के पीछे जाके सेल्फी लेकर मुलाकात हुई ऐसे डालने वालों में नहीं हूँ। हमारी राजनीति स्पष्ट है, जो कहता है सीपी सैनी वो करता है, 100% करता है। समय लगता है लेकिन करके दिखाता है, और ठोक बजा के करके दिखाता है, और जो नहीं बोलता है वो भी करके दिखाता है, लेकिन सरप्राइज के साथ में। मौके का इंतजार करता हूँ, सही समय का इंतजार करता हूँ। लोगों का क्या है, लोग तो आज इस तरफ कल उस तरफ, क्रिकेट तो अपने खेलना है, दर्शक तो कब बदल जाते हैं ताले बदलने के लिए कोई पता नहीं चलता। इसलिए मजबूती से हमें तो लड़ना है, और अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है। पहले भी लड़े हैं, आज भी लड़ेंगे, भविष्य में लड़ते रहेंगे। और सीपी सैनी जी को कभी मैं बता दूं, आज तक ना कोई मंच का शौक है, ना कोई माला का शौक है, न कोई नाम का शौक है, और न ही कोई माइक का शौक है। अगर कहीं भी जो मैं जाता हूँ कोई कार्यक्रम में, जब मुझे मौका मिलता है तो मैं नीचे बैठने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जनता जनार्दन कहती है नहीं ऊपर आ जाओ, तो हम ऊपर आके वो सम्मान करना पड़ता है, वो सम्मान करना, भावनाओं का सम्मान। मेरा उद्देश्य कभी भी मुझे ये चाहिए ही नहीं। दूसरी बात, आज देखो धरातल पे मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है, वो फोन नहीं उठाते हैं। आप मेरा फोन कभी भी देख लेना, अगर मुझे किसी ने फोन किया है तो रिटर्न उसका जवाब जाता ही। अच्छा, समय लग सकता है, हो सकता है जैसे कहीं बैठ जाएं, कहीं कार्यक्रम बैठे हैं, या कोई आंदोलन में बैठे हैं, कोई धरने में बैठे हैं, उस समय बात नहीं हो पाती, लेकिन उसके पास फ़ोन ज़रूर जाता है, चाहे वो कितनी भी देर में जाए। और अगर कोई अर्जेंट होता है, कोई मैसेज कर देता तो उसका काम तुरंत करवाता है। सीपी जी, अधिकतर जो मंच होते हैं, अधिकतर जो इस प्रकार के प्रदर्शन होते हैं या जातिगत कार्य होते हैं, कहा जाता है कि उनका अंत राजनीति पे हो जाता है, और वो लोग धीरे धीरे अपने जो पुराना इतिहास है उसको भूल जाते हैं। एक बड़ा डर रहता है
आपने भी सुना होगा, मारवाड़ में हमारी कहावत है, अरे यार कल तो हमारे साथ बैठे थे, आज बड़ा आदमी हो गया, अब क्यों उठाएगा फोन, अब क्यों बात करेगा। सीपी सैनी, आज तो हो सकता है मैं भी इस सवाल का जवाब आपसे लूं और आप कह दो कि नहीं साहब ऐसा नहीं, मैं तो कभी नहीं करूंगा, सब यही कहते हैं। लेकिन मुझे कुछ ऐसे तरीके से बताइए, तो आज तक किसी राजनीतिज्ञ ने या किसी समाज सेवी ने या किसी क्रांतिकारी ने कोई ऐसी बात कहे या ऐसे तरीके से कहे जिससे मेरे युवा पीढ़ी, मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो लोग हैं, ये आप पे विश्वास करें। देखो, मैं उसको उदाहरण एक ही दूंगा। जो लोग जन नेता होते हैं, आपने कौन से जन नेता को जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन उस जन नेता को फोन लगा के देख लो आप, ऑन मोबाइल अपन कैमरे पे हैं, डिबेट चल रही है, अगर किसी जन नेता को फोन लगा दिया आपने, हाँ, वो फोन उठाएगा आपका, 100% फोन उठाएगा। जन नेता हुआ तो, और देखो पैसे के दम पर अगर नेता बनेगा, नेता भी दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक तो जनता बनाती है, हाँ, तो जनता का काम करता है। हाँ, एक पैसे वाले बनाते हैं, तो वो पैसे वाले का काम करेगा। भैया क्यों फोन उठाएगा भैया? हाँ, बनाया तो आप लोगों ने है, तो जिसने बनाया होगा उसको, उसका फोन उठाएगा। अगर मुझे जनता बनाएगी, हाँ, अगर मुझे जनता बना, आपने मारवाड़ी में कहावत है, खाई बली माई बली। सीधी बात है। तो ऐसे लोग फोन नहीं उठाते। नेता, हमारे जैसे लोग कभी भी कोई फोन करता है, देखो कोई फंसे हुए हैं तो बात एक अलग है, रिटर्न कॉल जाएगा, फोन जरूर उठता है, चाहे से वो कैसा भी कार्य करता हो, कुछ भी कहना चाहता हो। अगर मेरी टीम में से कोई फोन उठाता है तो मुझे जरूर बताता है कि भाई साहब ये बात थी, उस ये मामला। राजनीति में क्या चूज करेंगे आप, आइडियोलॉजी या पार्टी? देखो, राजनीति में अपने में पहले और लास्ट एक ही शब्द है कि जहाँ मेरे साथ के लोग हैं, जो हाँ मेरी टीम है, जहाँ हमारे साथ में लाखों लोग साथ में लगे हुए हैं, उनका जहाँ भी भला होगा मैं वहीं जाऊंगा। अगर उनका भला नहीं होता है तो मुझे ऐसी पार्टियों की ठोकर मारता हूँ, मुझे जरूरत नहीं। सैनी जी, मैं आपका जब हम किसी का पॉडकास्ट करते हैं तो उसके बाद फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, हमारे एक पूरा बेस देखना पड़ता है। तो मैंने आपको देखा, आपकी बहुत अच्छी पकड़ है राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, और राजस्थान में तो है ही है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। और केवल एक समाज की बात नहीं कर रहा मैं, आपको धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ सर उस समाज के आप चहेते होते जा रहे हैं। और इसके साथ एक चीज और जुड़ के आ रही है कि राजस्थान में राजनीति पार्टी अलग है, हरियाणा में पार्टी अलग है। पिछली बार आपने जो आंदोलन किया था उस समय पार्टी अलग थी, यहाँ पार्टी अलग है। और अब हकीकत की बात यह है कि समाज के लोग एक पार्टी से जुड़ते नहीं है, सब अलग अलग पार्टियों से जुड़े रहते हैं। एकत्रीकरण कहीं आपको लग नहीं ना कोई भारी टास्क हो गया आपके लिए, कि इनको एकत्रीकरण करके एक झंडे के नीचे लाना बड़ा कठिन काम है? देखो, इसमें मैं तो यही कहूँगा कि लोगों का विश्वास आपको जीतना पड़ेगा, और जब तक आपका विश्वास नहीं जीतोगे तब तक आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और आज मेरे पे सिर्फ लोग इसी पे विश्वास करते हैं कि हमारा फ़ोन जब भी सीपी सैनी के पास जाएगा तो सीपी सैनी मेरा फ़ोन पे जवाब देगा। और यही कारण है, यही हमारी मेहनत है, यही हमारा संघर्ष है, जिस पे हमारे कहने से लोग आते हैं। पिछले 10 साल में मैंने लगभग 250 से 300 आंदोलन किए। राजस्थान नहीं, अब तो पूरे भारत के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम लोग नहीं गए। चंद्रप्रकाश जी, हाल ही में आप मध्य प्रदेश में गए थे, वहाँ पे एक श्योपुर है, वहाँ पे आपने पूरा चक्का जाम कर दिया, जनता इधर उधर हो गई, अखबारों में हेडलाइन बन गई कि आम जन परेशान। ऐसा क्यों? देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा, तो भाइयों का प्यार है। जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं वो किसी से कमज़ोर नहीं है। जब भी उनको मौका मिलता है, और पहली बार मैं गया श्योपुर, पहली बार ही गया था, और श्योपुर के जो क्रांतिकारी साथी थे उन्होंने कहा कि भाई साहब आना है, तो हमने जब गए तो उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम रखा है, इतना भव्य स्वागत करा कि पूरा शहर जाम कर दिया। और मीडिया ने भी लिखा है कि पूरा शहर जाम, लॉ एंड ऑर्डर फेल, और आम आदमी दुखी, आम आदमी परेशान, ऐसा मीडिया ने भी लिखा है। ये बड़ा, मतलब वो आपने देखा होगा, बहुत मतलब था एक, ये तो लोगों का प्यार है यार है। देखो, हमने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। आज चाहे वो पूरे राजस्थान के किसी भी कोने में हो, चाहे वो सिरोही ले लो, पश्चिमी राजस्थान में जाओ आप, गुजरात बॉर्डर में सिरोही पहुंच जाओ आप, एमपी बॉर्डर पे जाए आप झालावाड़ कोटा पहुंच जाओ, आप इधर यूपी बॉर्डर की बात करते हो भरतपुर, करौली, धौलपुर पहुंच जाओ, या
अलवर पहुंच जाओ या अपने इस साइड, किसी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो हमने छोड़ा। हमने लगातार लड़ाई लड़ी उनके लिए, इस हद तक लड़ाई लड़ी, ना मुकदमे खाने डरे, ना लाठियां खाने से डरे, और ना ही जेल जाने डरे। हम तो पहले जेल गए। जेल में देखो, जेल कोई मतलब आपने तो इसको तो एक तरीके से यूं कह दिया जेल गए, लेकिन एक आम आदमी जब जेल जाता है उसके मन में चलता रहता है। आपकी मैंने वीडियो भी देखे थे, आप घायल हुए, आपका पाँव भी टूटा, आप स्वयं चल नहीं पा रहे थे, आपको सहारे की आवश्यकता थी। जेल की उस घटनाओं के बारे में कुछ जिक्र करें, कुछ देखो, बताएं। ये घटना थी हमारे 15 सितंबर 2023 की। उस समय क्या, अल्लाह बोल रहे की बात अल्लाह कर रहे हैं आप, अप्रैल की बात थी, ये विद्याधर की। विद्याधर की। हमने क्या कहा, मैंने आपको कहा पहले सरकार प्यार से मानती तो ठीक है, वरना फिर हम क्रांति पैदा करते हैं। पहले शांति, फिर बाद में क्रांति। हाँ जैसे पिछली बार हमने विधानसभा घेराव किया, शांति से किया, हाँ हाँ। सरकार नहीं मानी तो हल्ला बोल रही की, और लास्ट में 5 मांगी मनवाने पे। तो पहले शांति, फिर बाद में क्रांति। तो हमने जब 15 सितंबर को सरकार को हमने कह दिया था कि हम आएंगे, कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, और मैं मेरी माँ से आशीर्वाद लेके, माता जी ने कहा बेटा जा, तेरे को आशीर्वाद दिया यार, भलो कराना है लोगों को। फिर वापस माता जी पटेटा, सही बात है, सही। और हमारी देसी भाषा में कहती माता जी, बेटा पढ़ रहे तो नहीं जा रहे हो है तो कुछ ना कुछ ले रही है, नहीं तो कोई बात कौन, तो गोली गाली भी खा ले तो कोई फर्क नहीं पड़े। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं मेरे घर से जयपुर आ गया। जब मैं पहुंचा वहां पे तो लाखों की संख्या में लोग थे वो। मैं खुद भी, मेरा बड़ा विश्वास कौन हो कि इतना लोग आ जाएगा, एक छोटा सा नौजवान युवा का पर, एक आह्वान पर इतना लोग आ जाएगा, और वे लोग सब लोग शांति से बैठे रहे, कोई भी। और देखो हमारे लोगों की ये खासियत है कि उनको विश्वास है जब तक सीपी सैनी कुछ नहीं बोलेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। और उन्होंने, मैंने जब वहाँ पे एक बीच में वहाँ कमिश्नर साहब आए तो कमिश्नर ने बोला कि ये बेलगाम भीड़ है, बेकाबू भीड़ है, ये लॉ एंड ऑर्डर फेल करने के लिए है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे लोग जो गए हैं जो मेरे लिए आए, ये मेरे भाई है, अगर इन पे एक लाठी पड़ती है तो मेरे पे पड़ेगी। ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से किसी भी आम कानून व्यवस्था या किसी आम आदमी को परेशानी हो। तो उन्होंने कहा कि क्या प्रूफ है इसका। तो मैंने कहा देख लो अभी आप। मैंने कहा एक बार खड़े होके दिखाओ, तो सारी जनता खड़ी होगी। मैंने कहा एक बार बैठ के दिखाओ, तो सारी जनता बैठ गई। मैंने कहा एक 2 कदम पीछे जाके दिखाओ, तो 2 कदम पीछे चले गए। हमने कहा बैठ जाओ, तो बैठ जाओ। तो एसपी साहब को भी, वो कमिश्नर साहब को भी लगा कि यार ये जनता तो इस नए छोरे के साथ है। इसके साथ है। हाँ। अब हम लोग वहां बैठे रहे, हमने हमारी कमेटियां भेजी सरकार के पास, प्रशासन लेके गए कमेटी को, लेकिन उस समय की सरकार ने कमेटी से बात करना उचित नहीं समझा। हमने कहा कि हम मुख्यमंत्री से कह दो आप, हम कुछ लेने आए हैं, लेके जाएंगे, चाहे इसके लिए आप हमें जेलों में डाल दो। क्योंकि घर वालों ने तो कह दिया था कि भाई चाहे कुछ, चाहे गोली खा गया, लेकिन आपको लोगों को बड़ो बड़ो करना है, बड़ो बड़ो करना है। तो हमने रात को 10 बजे तक इंतजार किया। प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया गया। तो हमारे क्रांतिकारी साथी थे, तो वो 14 नंबर हाईवे के पास में आ गए। उन्होंने हाईवे जाम भी नहीं किया था, नहीं वो वहाँ आकर बैठ गए कि सरकार को आंखें दिखाने लगे। सरकार ने हल्के में लिया, और उस समय की तत्कालीन सरकार ने हमें चारों तरफ से घेराबंदी करके हम पर आंसू गैस की चलाई गई, रबड़ी गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, टास्क फोर्स के द्वारा ठुकवाया गया। बहुत करीबन 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों के हाथ पे टुड़वाए गए। लेकिन हमने इसका जवाब दिया, बहुत मजबूती से दिया। अब मैं खुल के तो नहीं बता सकता, लेकिन हमने कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर जब सरकार, हमें अरेस्ट कर लिया गया, हम 84 लोग जेल में गए। इसी बीच में सरकार ने मुझे, या प्रशासन ने मुझे एनकाउंटर करने का भी कहा गया कि इसका एनकाउंटर करेंगे, ये करेंगे। बहुत सारी घटनाएं हुई उस बीच में। मुझे वहाँ से दूर ले जाया गया, धमकाया गया, भागने के लिए बोला गया, एनकाउंटर करने के लिए बोला गया।
लेकिन मैंने एक ही बात कह दिया था कि मैं डरूंगा नहीं, भगूंगा नहीं, चाहे आप मुझे गोली मार दो। हम ये लेकर जाएंगे और लेकर जाएंगे, चाहे से आप मुझे मार दो। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन मैं मेरे घर से निकला था उस दिन मुझे मेरी माँ ने साफ कहा था कि बेटा कुछ करवा के लाना है। तो मैंने उनको यही कहा, प्रशासन को, कि आप बेशक मुझे गोली मार दो, मेरी कौम इतना मरी हुई कौम भी नहीं है कि जो मेरा बदला नहीं लेगी। उनके दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द तो होगा कि एक लड़का आया था, इस कौम के अंदर एक लड़का आया था जिसने हमारे अधिकारों के लिए, हमारे खुद के लिए गोली खाने के लिए तैयार था, और वो गोली से मर गया, और वो मेरी मूर्ति लगाने के लिए तैयार रही। ये दिल में इच्छा थी, उसी के दम पर हमने प्रशासन के लोगों के हाथ पैर फूल गए थे कि यार ये क्या हुआ। उन्होंने मुझे थाने में जाके बंद किया। हमारे जो और क्रांतिकारी लोग थे उनको अलग अलग थानों में शिफ्ट किया गया, और उसके बाद में हमें कोर्ट में पेश किया गया, मेडिकल करवाया गया, और वहां से हमें जैसी भेज दिया गया। दे दिया। उस समय सरकार बहुत चाह रही थी कि इसकी रिमांड ले ली जाए, यूनिवर्सिटी ले ली जाए, लेकिन PC नहीं हो पाया उनसे, और हमें जेल में भेज दिया गया। हम 8 दिन जेल में रहे। 8 दिन पहली बार का अनुभव था मेरा, जेल में पहली बार गया था। मैंने क्या कहा था कि पहला प्रशासन ने मेरा जो डर था वो पूरा निकाल दिया, क्योंकि एनकाउंटर करने के आदेश आ गए। बस क्या गया फिर आज में? जान पे ही आ गई तो बस क्या गया उसका। तो उस दिन ही मेरा डर खत्म हो गया। आज मैं किसी के बाप से नहीं डरता, चाहे कोई भी हो। मैं अगर अन्याय हुआ है तो उसके साथ खड़ा होता हूं। मैं जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक उसके साथ खड़ा रहता। सैनी जी, देखिए, कोई भी क्रांति हो, कोई भी आवाज हो, कोई भी आंदोलन हो, जब इकट्ठे होते हैं तब साथ होते हैं। लेकिन मैंने, और इतिहास भी इस बात का गवाह है, इतिहास के पन्नों में दर्ज भी है कि कहीं ना कहीं अपनों में ही बगावत हो जाती है। आपके साथ ऐसा हुआ है, या हो रहा है, या हो चुका है? देखो, इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाने की किसी की बात नहीं। ये मैं बताऊं, जब आप या तो पैसे वाले हैं, बहुत अमीर व्यक्ति हैं, या फिर आप कोई राज घराने से हैं, या फिर आपकी पैतृक, आपके पैत मतलब पूर्वजों के पीढ़ियों दर पीढ़ी आपको राजनीति हाथ में। अच्छा अच्छा। मतलब अगर ये ताकत है, हाँ। वो कहते हैं कि शेर होता है शेर, उसके सामने कौन बोलता है? कोई नहीं बोलते। शेर के सामने कोई जानवर बोलता है क्या? नहीं। लेकिन जब कोई शेर का बच्चा होता है तो हम लोग उसको गोद में खिला लेते हैं। वो इसलिए खिला लेते हैं कि वो बच्चा ही तो अच्छा है, जानता नहीं है अभी। तो जब कोई बच्चा धीरे 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 अपने में आता है तो लोगों को ये लगता है ये हमारा ही जो है, तो उसका, वो लोग क्या करते हैं, पहले तो उसका विरोध करेंगे। मतलब चाहे जैसे कुछ भी कर सकते हैं, उसको तो पत्थर भी मार सकते हैं, कहते हैं ना पत्थर। हाँ हाँ हाँ। तो टाइगर के बच्चे को कोई भी पत्थर भी मार सकता है, ठोक भी सकता है, पीट भी सकता है, उसके लिए आरोप भी लगा सकता है। अरे के शेर को बच्चों तो वो शेर तो शेर को बच्चे शेर थोड़ना है। हाँ, शेर, वही बात, शेर मतलब बच्चों को शेर ही कहेंगे अपन। वो शेर को तो ऐसे ही घुमाते हैं, टांग पकड़ खींच लेते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा, हाँ, और वो शेर का आकार ले लेगा, तो किसी की हिम्मत है नहीं। तो ये परिपाटी चलती आई है कि अगर जैसे मैं मेरे घर से निकलूंगा, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ, और जब मैं किसान का बेटा जब घर से बाहर निकलता है तो बहुत को लोगों के अपने आप ही पेट में दर्द होता लगता नहीं है। है। तो ये कल का हाँ, मारवाड़ी में कहा दृढ़ तक जाए। काल को छोड़ो, यो सिखाओ लो मानव। ओ मानसिका होगी। अच्छा, तो बड़ा नहीं था हो गया, हाँ, इसको घेरो तो पे इस पे आरोप लगते हैं। आरोप लगते हैं। आरोप लगे, अरे यार वो तो लूट लियो, कसोट कर लियो, ये कर लियो, वो कर लियो, मतलब बहुत सारा आरोप। खैर, ये तो द पार्ट राजनीति का पार्ट है ये। आर्ट ऑफ एथिक्स है। देयर इज नो बिगेस्ट इशू कि भाई इसके ऊपर आपसे कोई आपके कार्य प्रणाली पे, या आपकी योग्यताओं पे, या आपके प्रतिनिधित्व पे, या आपकी भावनाओं पे, या आपके उद्देश्यों पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और एक राजस्थान में कहावत है, घर की भी घर में ढह जाए तो कि कोई बड़ी बात कौन है। तो सीपी जी, आपके साथ राजनीति पे बात हुई, आपके आंदोलनों पे बात हुई। सीधा सटीक सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जी, राजनीति में सीपी सैनी का श्री गणेश शुभारंभ
कब तक होगा, क्या आपकी में क्या सोचा जा रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? अगर किसी तरफ से इनविटेशन आता है तो सीपी सैनी क्या निर्णय लेंगे, क्या सोचेंगे? देखो, इसका सीधा सीधा सा मैंने आपको पहले बताया, अभी बता रहा हूँ। जहाँ भी हमारे तो साथी जो हजारों लाखों लोग जो मेरे साथ लगे हैं, जो पूरे तन मन और धन से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, आज एक छोटे से किसान के बेटे को कहीं ना कहीं छाँव कर रहे हैं। हर तरीके से मैं जहाँ है, मुझे अभी 200 किलोमीटर की मैंने यात्रा की, भरतपुर से लेकर जयपुर तक पैदल आया मैं। हर जगह मुझे मेरे लोगों ने मुझे छाँव रखा, मेरे सर पे आशीर्वाद रखा। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं राजनीति में जाऊँ, लेकिन मैं जब जाऊँ जब मेरे लोगों का भला हो सके। और जब तक उनका कोई भला नहीं कर सकूं मैं, तो मैं ऐसी राजनीति की ठोकर मारता हूँ, ऐसी पार्टी को भी ठोकर मारता हूँ जहां मुझे मेरे लोगों का भला नहीं करने का मौका मिले, तो मैं नहीं जाऊंगा ऐसी जगह पे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सीपी जी, कभी कभी आपके सामने धर्म संकट होगा, ये निश्चित है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ, आमदारी सिंह दिनकर जी हैं राष्ट्र कवि, उन्होंने एक बात कही थी, नदी चाहे कितनी उछल कूद कर ले, पहाड़ों को तोड़ ले, चट्टानों को फोड़ दे, अपना रास्ता बना ले, अंत समंदर में होता है। बिल्कुल सही बात। आप चाहे कितने झटपटा लें, कितने ही आप कुछ कर लें, हर आंदोलन का अंत, इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या होता है? राजनीति होता है। क्योंकि आपकी बात भी सही है, अगर आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके भविष्य का निर्णय राजनीति से होता है तो हर आदमी को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए। और आपकी बात सही है, आपका रास्ता सही है, लेकिन कभी कभी नदी का मीठा पानी जब समंदर में जाता है वो भी खारा बन जाता है। तो जब जब भी कोई युवा पीढ़ी आती है, जब भी कोई युवा नेता उभरता है, तो सबसे बड़ा जो आम जनता जो उनके साथ सहयोग करती है, वो एक ही सवाल खड़ा कर देती है उठा के वापस आके, कि क्या हमारे साथ वही पक्षाघात ना हो जाए, वही चीज़ हमारे साथ ना हो जाए कि जो पहले से सदियों से होती आ रही है। मेरा ये सवाल इसलिए नहीं है कि आज आप मेरे मेहमान हैं, या मेरा सवाल इसलिए नहीं है कि हमको राजनीति की बात कर रहे हैं। ये मेरा एक जेन्युइन सवाल है, क्योंकि मैं जनता के बीच रहता हूँ, जनता के शब्द मेरे मुंह से निकले हुए जनता के शब्द होते हैं। राजनीति में आते ही विश्वास का प्रतिशत सीपीजी गिर जाता है। आप उसे कैसे मेंटेन करेंगे? देखो रोहन जी, ये आपका सीधा सीधा टारगेट है। बिल्कुल सीधा टारगेट, तो मैं आपको सीधा सीधा सीधी बात, नो बकवास। तो मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ, स्पष्ट बता देता हूँ बिल्कुल बताइए। कि जनता जनार्दन होती है। हाँ, मैंने दो लोगों को राजनीति करते हुए देखा। मैंने आपको क्या कहा था कि एक तो वो लोग जिनको पैसे वाले लोग बनाते हैं, एक वो लोग जिनको जनता बनाती है नेता। आज आप राजस्थान में देखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े केंद्रीय मिनिस्टर जैसे लोग हैं, वो लोग आते हैं तो उनके लिए कितने लोग इकट्ठे होते हैं? हजारों की संख्या में होते हैं, बस 1000 मान लो। लेकिन कोई जन नेता खड़ा होता है तो कितने लोग आते हैं? लाखों। तो वही बात कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई आज वर्तमान में राजस्थान में कितने जन नेता हैं आप मुझे देख के बता देना। वो जन नेता जहां भी जाता है ना, तो उसको कहने की जरूरत नहीं है कि तो 10 गाड़ी लेके आ, 20 गाड़ी लेके आ, ना, उसके साथ जनता और अपने आप मतलब और बिछा के रहती है। और उन्हीं में मैं हूँ। आज एक बताओ, अगर मुझे राजनीति करनी होती, अगर मुझे मेरे लोगों का दर्द नहीं दिखता, तो मैं सबसे पहले पार्टी जो नहीं करता, मैं पार्टी में जाता, फिर नेता बनता, फिर मैं उनको यूज करता। ये हुआ सवाल का जवाब। तो मुझे पार्टी में जाके ना, और लोगों ने यूज किया, कर ही रहे हो भाई। वहाँ पे मुझे पता है ना किस आधार पे वहाँ पे टिकटें बढ़ती हैं, किस आधार पे विभाग बढ़ते हैं, सब पता है हमें। लेकिन बात सीधी सी ये है कि हम प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है, लड़ाई उस पे लड़ेंगे आप। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने भी तमाम साथी हैं जो मेरे साथ मजबूती से लड़ते हैं, जब तक, और जो भी लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग जो मेरे एक बुलाव पे आते हैं, तो मैं उनका भला करना चाहता हूँ। और जब तक उनका भला नहीं करूँ तो कोई मतलब नहीं। चलो, राजनीति की बात बहुत होगी, कुछ व्यक्तिगत कर ली जाए। जी सनी जी, आप राजस्थान से हैं, राजस्थान की पृष्ठभूमि है, और ईश्वर के चरणों के फूल से लेकर हमारी थाली में परोसे जाने वाली सब्जी सब आपके माध्यम से ही आती है। पहले तो कोटि कोटि धन्यवाद कि आप सालों से, सदियों से समाज का इस तरह का बड़ा कर रहे हैं, और आप प्रदेश नहीं पूरे पूरे भारत की इसी प्रकार सेवा कर रहे हैं। आपका खुद का
स्वरुचि भोजन क्या है? आप क्या खाना पसंद करते हैं? देखो, हम लोग देसी आदमी हैं और पसंद नापसंद तो हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि मैं तो फुटपाथ पे रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगता था कि समय पे रोटी मिल जाए, वो भी एक टाइम मिल जाए, वो भी मेरे लिए बहुत लक्की साबित होती है। तो जो पैसे वाले लोग होते हैं उनके लिए पसंद नापसंद होते हैं। मेरे लिए तो भगवान ने जितना भी प्रकृति में बनाया है वो सब अपने लिए बनाया है, और जो टाइम से मिल जाए वो ठाकुर जी का प्रसाद समझ के अपन तो ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें पसंद नापसंद की कोई चीज़ नहीं है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि समय पे ईश्वर टाइम पर हमें हमारा भोजन देता रहे बस। आपके फेवरेट फिल्म कौन सी जिससे आप इंस्पायर होते हैं? देखो देखते हैं सिनेमा का शौक है? हाँ, देखते हैं ना कभी कभार जब मौका मिलता है तो। अभी कौन सी लेटेस्ट मूवी देखी है आपने? मैंने बेहतरीन, देखो पहले से देखते आ रहे हैं, एक ही मूवी है नायक, जो अनिल कपूर जी की है। बहुत अच्छी मूवी थी, मैंने देखा। और कहीं ना कहीं वो ये मूवी मैंने, जब मेरे साथ ट्रेजेडी हुई जहाँ से मेरी जिंदगी की अच्छा। जर्नी चेंजिंग हुई, हाँ। क्योंकि मैं पॉलिटिशियन तो था ही नहीं ना, राजनीति जानता ही नहीं था। हमारे तो 2015 में ये करीबन सितंबर अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2015 के अंदर हमारे कोई एक मैटर हुआ, एक लड़की के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ, और उसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं तो पहली बार गया था। मुझे तो पता ही नहीं, राजनीति यार एर भी नहीं जाता, मतलब पिकअप पी भी नहीं जाता, पॉलिटिक्स होता क्या है, और से सामाजिक नहीं भी नहीं जानता था, मैं समाज को भी नहीं जानता था। मैं उससे पहले तो मेरे व्यापार में व्यस्त था, जिसे और लोग व्यस्त है ना, कि बस हमें हमारे व्यापार से मतलब है, अपनी सब्जी धनिया बेचना, दोनों टाइम 200-300 रुपए की दिहाड़ी करनी, अपना अपना घर आना, बस अपनी जिंदगी फिक्स थी। एक्सीडेंटल लीडरशिप एक्सीडेंटली हो गई 2015 में, एक्सीडेंटली कहीं ना टकराव हुआ। बहुत बार तो मैंने सोचा, कई बार तो मैं हार भी जाता हूँ, जब आरोप मोटे लग जाते हैं तो सोचता हूँ यार क्या क्या हो गई, क्योंकि घर वाले संकट आ जाता है। हम क्या करने निकले थे, मतलब कारवां बन गया, भीड़ के हिस्से करते गए, एक चला था और कारवां बनता वो चला। क्या था, कई बार परेशानी ये हो जाती है कि पूरा तालाब होता है और उसमें एक मछली तालाब गंदी कर देती है उसको। उस तालाब को गंदी करती है, उस चक्कर में वो सारी मछलियां गंदी हो जाती हैं, और आरोप तो लीडरशिप करता है उस पर लगता है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी लीडरशिप करता है तो वो चाहता है बेहतरीन हो, और मेरा लीडरशिप करने का जब भी मैं करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि हर एक आदमी उस लीडरशिप में भागीदारी हो। मैं रीजन सीपी से नेता बने, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी जो कोर कमेटी जो निर्णय लेती है उसमें सहमत होता हूँ, और वो कहती है वैसे ही करते हैं, हम स्पष्टवादी। तो आपका जो अपना भविष्य आप राजनीति में देखते हैं, और ठीक है, युवाओं को राजनीति करनी भी चाहिए। राजनीति के ओतप्रोत ही पूरा जीवन है, और भारत जनतंत्र है और स्वस्थ जनतंत्र है। स्वस्थ जनतंत्र की नींव युवा रखे तो बहुत अच्छी बात है। और इसी मामले में जो राजनीति है, राजनीति में कांटों का ताज है सीपी जी, है बिल्कुल। कांटों का ताज है। आप पता नहीं कैसे सोच रहे होंगे कि कहीं ये गुलाब का फूल तो नहीं है ये। आप कांटों के ताज को पहनने के लिए थोड़ा क्या है, सर भी भारी चाहिए और थोड़ा मजबूत सर चाहिए इसके लिए। आपकी कैसी तैयारी है कांटों के इस ताज को पहनने के लिए? देखो, हम तो एक ही डिसीजन ले रखा है, कभी मैंने जातिवाद नहीं की, और न ही कोई मैंने कभी कोई किसी के लिए गलत बोला। मैंने अपने लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी, और उसी के दम पे मैं मजबूत हुआ, और आगे लड़ रहे हैं हम लोग, पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। और हम कोशिश ये करें जल्द से जल्द उनकी कोई मांगें मनवाएं, 11 सूत्रीय मांगों को जो लेकर चल रहे हैं। अब रही कांटों के ताज की बात है, तो वो तो पहले हमने लाठियाँ खाई हैं, मुकदमे खाए हैं, जेल गए हैं, और आज तारीखों पे जा रहे हैं। सिर्फ लोगों के कितने मुकदमे हैं सीपी जी आप पे? सिर्फ लोगों के भले के लिए सिर्फ जेल में जा रहे हैं। और आज राजस्थान में करीबन 250 आंदोलन किए सिर्फ इसलिए कि उनके हक और अधिकारों के लिए। आज किसी को गोली मार के चला गया, हम धरने पे बैठे हैं, तो भैया कोई जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी किसकी है? सीपी सैनी की। वो सिर्फ इसलिए कि उस भाई को न्याय मिले। मुझे थोड़ी कुछ मिल रहा है, नहीं नहीं, सही बात। हमें तो मिलेगा सिर्फ मुकदमा। और मुकदमे पे साथ मिलेगी तारीख। लड़े जाओ, लड़े जाओ। ये जनता को सोचना चाहिए, जो एक तो नीचे से उठकर तबका आता है उसको मौका देना चाहिए। आरोप लगाना तो बहुत अच्छी बात है, आरोप मतलब आसान है, बहुत आसान है।
कभी एक बार साथ में देकर देखना चाहिए कि हाँ यार इसका सपोर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। आज आपको पता है कि जब नीचे से बंदा आता है तो कैसे संघर्ष करना पड़ता है, वो तो हम संघर्ष कर रहे हैं तो हमें ही पता है कैसे संघर्ष कर रहे हैं। तो आपकी एक ओपन लाइन है क्या, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पहले आपको एक बार आपका साथ देके देख ले, अगर फिर आप सक्सेसफुल होते तो आप पे विश्वास करें। देखो सक्सेसफुल होने के बाद में पूरी दुनिया आ जाएगी। संघर्ष में साथ होता है। मेरा तो एक चीज़ फंडा है, जो हमारे संघर्ष में साथ है उसका नाम मेरे दिमाग में छप जाता है, चाहे से उसने मुझे कैसे भी साथ दिया हो, उसका नाम मेरे दिमाग में छप जाता है। मैं उसका कर्जा सूद समेत कहीं भी मौका मिलता है तो मैं उतारने का पूरा प्रयास करता हूँ। और आज हमारी जो कोर कमेटी बनी हुई है, जो मेरे ऊपर एक टीम गठित है, वो पूरी मजबूती के साथ में सही दिशा देने का काम कर रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में बच्चे उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरुण भाई, ईश्वर मौका देगा। बहुत शालीनता के साथ हम बैठते हैं, धैर्य के साथ काम करता हूँ, धीरे करता हूँ, धैर्य के साथ करता हूँ। लेकिन कहता है ना, पाया मजबूत होना चाहिए। पाया मजबूत कर बनाओ। हाँ, लोग विश्वास करें कि सीपी कह दियो तो सही है। बहुत लोग षड्यंत्र करे, खत्म करवा को प्लान करे, फंसावा को प्लान करे, अनेक प्रकार का मार्ग कई हथकंडे अपनाते हैं, आते भी हैं। हाँ। लेकिन हमारी कोर कमेटी इतनी मजबूत है कि वो मुझे हर बुरी नजर से बचाने का काम करती है। और उसी के दम पर आज हम मजबूती से साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। और भविष्य में जैसा कि मैंने आपको कहा है कि लाठियाँ खाई है, मुकदमे खाए हैं, जेल गए हैं, और आगे धरने भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, सरकार की नकेल भी कसेंगे। और हमारी मांगे नहीं गई तो जब अब क्रांति के साथ थे, अभी शांति के साथ थे, अब क्रांति के साथ होंगे, लाठी काट देंगे, इसमें कोई नो डाउट। सीधा चैलेंज अब की बार, नो डाउट, सीधे शब्दों में इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि हर बार बात हो रही है पॉजिटिव में हो रही है, तो मैं भी ज़्यादा, क्योंकि किसी के ज़्यादा उंगली करना भी बेकार है, तो हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए तो ठीक है। सब्र का पैमाना कब तक है आपका, कब छलके? मैं धैर्य बहुत रखता हूँ, धैर्य रखता हूँ। मैं कभी ज्यादा इंतजार समय और मौका दोनों गंवा देता है सीपी। नहीं, इतना ज्यादा इंतजार भी नहीं है। आपका पहला अल्लाह बोल वाला आंदोलन कब हुआ था? 2023 में। और अभी आपका आंदोलन कब चल रहा है? 2026 में। 3 साल आपको नहीं लगता 201 सरकार गई और एक सरकार आ गई? देखो, समय तो लगता ही है भाई। हम लड़ाकी कौम में थोड़ी गए हैं आज एक फोन पे लोग आ जाएं। हमें लोगों को समझाना पड़ रहा है। अभी तक हमारे बहुत सारे लोगों को तो ये बताना पड़ रहा है कि हम लड़ क्यों रहे हैं। हम मार्शल कौम आपका अच्छा आपका ये भी एक आपके सामने चैलेंज है। ये भी आपने भी क्या कहा था कि हरियाणा में अलग है, राजस्थान में अलग है, वहां पर अलग है, ये अलग है, तो इन सबको लोगों को, फिर पार्टियां अलग हैं, कोई कौन सी पार्टी में को, तो इन सबको लोगों को जोड़ के लाना, कन्विंस करना, और फिर एक जगह ले जाकर मजबूती से सर गिराना है। लोकतंत्र के अंदर आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यही है कि अपने सर गिने जाते हैं। और आज राजस्थान में बात करूं मैं, अगर मेरी कौम की बात करूं, तो राजस्थान में ऐसी कोई 50 विधानसभा होंगी जहाँ 50,000 प्लस वोटर ही। काफी बड़ा पैमाना है, काफी बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या है। सरकार खुद 50 विधानसभा में तो खुद की बना ले विधायक। लेकिन मैं क्या कहूँ, अभी तक वो राजनीति को परिपक्वता नहीं है, राजनीति समझ नहीं पा रहे हो। उनको कह दिया, जैसे मैं बता दूं, ऐसे राजस्थान में ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जिसके अंदर हमारे 15,000 से कम वोट हो। 15-20 हजार वोट तो है हर हाल में, वो जीतने का हारने का काम करते हैं। लेकिन जिस दिन ये अपने खुद के वोटों की ताकत समझ जाएंगे, जिसे और लोगों ने समझ रखा है, जैसे और लोग कहते हैं ना कि मारो चाहे कुत्ता ही खड़ो जाए, हमारा कुत्ता नहीं वोट दे। ये लाइन आपने सीपी जी बहुत, मैं भी सुना हूँ चुनाव, मैंने सुनता हूँ वो लोगों की बातें कि हमारा तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो वो भी जीत के आएगा, उसको ही देंगे हम वोट है। लेकिन हमारे अभी क्या है कि राजनीति परिपक्वता थोड़ी सी समझ में कमजोरी है। वो जल्दी ही हम परिपक्वता ले आएंगे। लोगों में जन जागरण का अभियान चालू है, मजबूती के साथ में लोगों के साथ जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही लोग जागरूक होंगे, ये अपनी ताकत को समझेंगे, ये किसी के बैकअप में आने वाले नहीं है। वो कहते हैं कोई इनको बरगलाए, तो ये बरगलाने वाले नहीं है, ये गुमराह नहीं होने वाले हैं।
ये समझ जाएंगे कि सीपी सैनी कौन है, क्या कर रहा है और हमारे लिए क्या कर सकता है। ये जिस दिन ये बात समझ गए, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान सरकार को तो हम ऐसे एक आवाज पे हिला देंगे, किसी के चंगुल में आने वाले नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं मैं फलानी पार्टी का ऐसा हूं वैसा हूं, तो मैं स्पष्ट कह दूं आपको इस चैनल के माध्यम से, जिस दिन पार्टी ज्वाइन करूंगा ठोक बजा के ज्वाइन करूंगा, कोई डर थोड़ी लगता है मुझे किसी का। जहां मेरे लोगों का मान सम्मान होगा, जहां मेरे लोगों की वाही वाही होगी, जहां मेरे लोगों का काम होगा, चले जाएंगे, क्या दिक्कत है भाई। क्या वहां पे विधानसभा में आज टेबल उठाने वाला कौन है? किसी की हिम्मत है जो टेबल पे खड़े होकर वहां बात कर ले? क्यों नहीं बात करेंगे? क्या वही लोग राज करते रहेंगे जो सिर्फ हमें इस बात का गुमराह करते हैं, अरे वो तो राजनीति करना है। क्यों नहीं करना? हमारे युवाओं को आज 50 विधानसभा में 50,000 वोटर हैं, तो 50 विधायक खड़े होंगे हमारे। मैं चाहता हूँ ऐसे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप सैनी, तैयार होने चाहिए, तैयार। और अब की बार हम तो इस विधानसभा में स्पष्ट कमेटी ने, कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि अगर कोई हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो उसको हराने का काम भी करेगी। ये भी निर्णय लिया हो आपके यार। तो लड़ाई तैयारी पूरी है आप। तैयारी पूरी है, धैर्य के साथ लड़ाई लड़ते हैं, मजबूती के साथ लड़ते हैं। सीपीजी, जनतंत्र में सबसे बड़ा मजबूत पाया होता है वोटर, जो आपके भाग्य विधाता के रूप में खड़ा होता है। जैसा कि आपने कहा कि 50 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर आप डिसीजन मेकर हैं, जहां पर आपका वोट जाता है, और अगर आप चाहें तो तख्ता पलट कर सकते हैं। आप अपनी वोट की राजनीति कैसे करेंगे और क्या देख रहे हैं कि अब आगामी चुनावों में आप किस प्रकार से इस वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे, एकत्रीकरण करेंगे कि आपकी बात मानी जाए, आपकी बात सुनी जाए? देखो, अब तक हमने हमारे लोगों के लिए, पूरी कौम के लिए लाठियाँ खाई है, मुकदमे खाए हैं, जेल गए हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी उनके लिए तो सर भी कटवाएंगे। और आप जो वोटों की ताकत की बात कर रहे हो, वो चीजें हम अब समझे कि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है तो सिर्फ वोट की है। और इस वोटों के टाइम में ये सीपी से नहीं कह रहा है आपको, अगली बार चुनाव से पहले हम अभी रणनीति पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। एक नीचे नीचे तबके तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी फील्डिंग बना रहे हैं कि हमारा वोट उसी आदमी को जाएगा जो हमारी बातों पे सहमत होगा। ये अब की बार की जो सरकार है वो हमारे ऊपर से टच होकर जाएगी, वरना हम सरकार को गिरा देंगे। हमारा काम है घराना और हराना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एमएलए अगर हमारे लिए पत्र नहीं लिखा, हमारे लिए साथ खड़ा नहीं हुआ, हमारे को पूछा नहीं, तो हम उसको कुर्सी से नीचे कर देंगे। ये हमारी गारंटी है। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने आपको क्या है, गर्दन भी कटवा सकता हूं मैं, इससे पीछे हटने वाला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सैनी जी, ये हमारी कोर कमेटी का लास्ट अंतिम फैसला है, स्पष्ट फैसला ये। तो जैसे सैनी जी, आप वोटों की बात करते हो, गर्दन कटवाने की बात करते हो, या आप राजनीति की बात करते हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बातें कुछ मतलब डिप्लोमेटिक से लगती हैं, फिल्मी टाइप लगती हैं? फिल्मी टाइप नहीं, हमने करके दिखाए। हमने लाठियां खाई है, हमने पैर तुड़वाए हैं, हमने मुकदमे खाए हैं। आज हम जा रहे हैं तारीखों पे, और जब इतना सब कुछ झेल चुके हैं तो गर्दन कटवाने में क्या बड़ी बात है भाई। जब पूरी कौम का सवाल आएगा तो क्यों नहीं कटवाएंगे सर। ये फिल्मी स्टाइल नहीं है, ये बिल्कुल कटवा देंगे सर। और अगर सरकार कहे कि सीपी सैनी के सर कटवाने से हमारे जो 11 सूत्रीय मांगे पूरी होती हैं, तो मैं खुशी खुशी मेरी गर्दन काट के उनको देने के लिए तैयार हूं। मेरे घर वाले इस बात पे बड़ा गर्व करेंगे कि हमारे एक लड़का पैदा हुआ था, हमारे एक छोरा पैदा हुआ था जिसने इस पूरी कौम के लिए अपना सर दे दिया। ये उनके लिए बड़े गर्व की बात होगी कि कौन सब कुछ न्योछावर करने तैयार हैं। बिल्कुल हम तैयार हैं, 100% तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। मजबूती से लाठा है, मजबूती से, इसमें पीछे हटने वाले नहीं है। कोई खेल थोड़ी है कि खेले बुझाने की, खेले बुझाना वो नहीं है। जो आज तक हमने जो किया है वो मजबूती से साथ किया है, सोच विचार कर किया है। 10 साल जीवन के खराब किए हैं मैंने, तो वो भी सोच समझ के खराब किए हैं।
जिन लोगों के लिए खराब किया है, वो लोग मेरे पे विश्वास करते हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं। जब जब मैंने उनको याद किया, जब जब वो मेरे लिए आए। आज भी मैं उनके क्षेत्र में जाता हूँ तो हजारों की संख्या में वो लोग खड़े मिलते हैं मेरे लिए। खुद का पेट्रोल जला कर आते हैं वो लोग। मैंने आज तक किसी गाड़ी में तेल नहीं डलवाया, वो खुद डला कर आते हैं, वो खुद अपनी मर्जी से आते हैं। मैं उनके घर में कोई निमंत्रण देने नहीं गया, लेकिन वो खुद चल कर आते हैं। तो ये सीपी सेना पे उनका विश्वास है, उनका प्यार है, और इस प्यार को मैं टूटने देने वालों में लोगों में नहीं हूं। हो सकता है कुछ लोग राजनीतिक भ्रांतियां फैलाकर उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन उनको भी समय आने पे जवाब मिल जाता है। और जब हमारे लोगों को ये हकीकत पता चलती है कि हमारे सीपी सैनिक के साथ तो ये हुआ था। बहुत लोग राजनीति करते हैं, आपको तो उस राजनीति को हम भी समझ गए। आज हम भी समझ गए ना, समझदार हो गए। 10 साल वो कहते हैं गुड़ते गुड़ते महादेव जी बन गए, आज महादेव बन गए हम लोग। आपकी तैयारी पूरी है आपकी? पूरी तैयारी है, पूरी पूरी तैयारी है। धरातल से, एक गांव के, एक कस्बे के, एक घर से हमारी तैयारी है। और अभी पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं, देखते हैं। हाँ, ये तमाशा दिखाएंगे आपको, क्या बात करते हो। अगर पंचायती राज चुनाव में तमाशा नहीं दिखाए तो देखना, आप कह रहा कि सीपी जी आप तो वहां बड़ी बड़ी फेंक के गए थे। कहते हैं जो तो करते ही हैं, और जो नहीं कहते वो भी करते हैं, और करके दिखा देंगे अभी आप। अब की बार राजस्थान में अभी पंचायती राज चुनाव, चुनाव में भी घोषणा अभी बताएंगे, 15 तारीख से पहले चुनाव है। आपको बताएंगे क्या होता है। अरुण जी, अगर जो आदमी अब किया हुआ वादा वो भूल जाए तो वो आदमी नहीं है। हमने तो स्पष्ट कहा है कि जो कहा है वो तो किया ही है, और करेंगे। समय लगता है कोई काम में, उसमें धैर्य भी रखना पड़ता है। समय पे कहते हैं कि बगुले की नजर बनाए रखो, कम मौका मिलेगा तभी जाके खाना मिलेगा। तो हम भी बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। सीपी से ऐसे कहा जाता है कि हवन में जो आहुति देता है हाथ उसी का जलता है। जला लिया हमने तो हाथ। आप उस हवन में हाथ नहीं, आप तो स्वयं आहुति दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। कभी डर नहीं लगता ऐसा कि आपके बच्चे हैं, आपके भी घर पे एक धर्म पत्नी है, आपकी भी माता है, पिता हैं, वो भी बाढ़ देखते होंगे कि हमारा बेटा जेलों में जा रहा है, अपने हाथ पांव तुड़वा रहा है, मुकदमे खा रहा है। कभी ऐसा फील नहीं आता कि यार कल ने ये समाज मुझे यूं कह देगा कि राजनीति में चला गया, ये कर दिया, वो कर दिया, और ये देखो ये कर दिया। क्योंकि आरोपों का कोई मुंह नहीं होता, वो बेसर पांव की बातें होती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या मैंने क्या चूज कर लिया, मैं कहाँ क्या करने आया था, एक राजनीति की दलदल में कहाँ फंसता हुआ जा रहा हूँ। देखो अरुण जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। जब मैं पहली बार आंदोलन करने जा रहा था तो मेरी माताजी बेचैन हो गई थी कि कहाँ जा रहा है बेटा। पहली बार जब मैं आंदोलन गया तो घबराहट हो गई। मेरी शादी तो बचपन में हो गई थी। मिसेज जो हमारी होम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, रोने लग गई। पिताजी गुस्से में आ गए, लट लेके बैठ गए कि ये आंदोलन क्या होता है, मुकदमे लग जाएंगे, एक सामान्य परिवार का बच्चा आएगी। हाँ, तो बड़ा घर का माहौल इमोशनल हो गया। घर वाले कहते ही नहीं चाहते कि मैं ऐसा बनूं, क्योंकि उन्हें डर लगता है। वो एक छोटे से परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, तो वो आज भी वो इन आरोपों को झेल नहीं पाते कि लोग क्या कह रहे हैं उसके बेटे के लिए। देखो, सब लोग अपने स्वार्थ के हिसाब से बात करते हैं। कोई आरोप लगाता है, कोई तारीफ करता है, कोई क्या करता है, वो अपनी जितनी सोच होती है उतनी बात करता है। कोई क्या कह रहा है तो उसके साथ साथ चल लेता है। वो दुनिया में सब तरह के लोग हैं, परिवार है, अब धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है, लेकिन डर तो उनको लगता ही है। मुझे बहुत बार कहते भी हैं, पिताजी भी कहते हैं, माताजी भी कहती हैं, होम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो आप यार, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं है आपका, परिवार पे ध्यान नहीं है, हमारी मुलाकात नहीं है, कहाँ जा रहे हो आप। क्या हम इसके लिए आए थे? हमने जयपुर में आपको भेजा था व्यापार करने के लिए, और सही है कि मैं व्यापार करने के लिए आया था। मुझे इन चीज़ों से दूर दूर तक कोई अनुभव भी नहीं था, कोई मतलब भी नहीं थी। लेकिन आज जब हम इसमें चले गए तो अब पीछे हटने का नाम नहीं है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हो गई।
और उस उम्मीद को छोड़ के जाना एक कायरता है। और आज ऐसे सिचुएशन नहीं है जो कायर की तरह भग जाए। सीपी जी, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये भावनात्मक पहलू होते हैं। हर आदमी का परिवार होता है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमारा सब कुछ है। और मैंने एक चीज़ नोट की है, राजनीति में परिवार का जो बलिदान होता है वो क्रेडिटिबिलिटी नहीं रखता, उसको इमोशनल पैचअप के रूप में यूज़ किया जाता है। कि वो ऐसे कहा जाता है, देखो अब उसके साथ ये घटना हो गई ना, अब इसका फ़ायदा उठाएंगे। ये क्रेडिटिबिलिटी नहीं होती पॉलिटिक्स में। एक आप जब 2015 में आपकी उम्र होगी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 20-22 साल का एक लड़का होगा या उससे भी कम ही होगा, जो धीरे-धीरे अपने यौवन काल की तरफ बढ़ रहा होगा। उस समय जहाँ उसको फ़िल्मों का शौक होगा, लहराते बालों का शौक होगा, नई मोटरसाइकिल का शौक होगा, गाड़ी का शौक होगा, यार-दोस्त के साथ घूमने का शौक होगा। उस शौक में आपने एक आंदोलन चूज़ कर लिया, और वो भी ऐसे परिवार में आपने चूज़ कर लिया जो सामान्य परिवार है, जिसका जीवन दिहाड़ी के हिसाब से चल रहा हो, 200-300 रुपए अगर कमा लाए तो अपना काम बढ़िया हो गया, जिसके भविष्य का कुछ नहीं पता। आपने ये चूज़ करने के बावजूद भी आज भी 10 साल में आप अपने परिवार को ताक पे रख के बैठे हुए हो। कहीं डर नहीं लगता आपको कि कल न ये राजनीति के चक्कर में, इस समाज के भले के चक्कर में मैं कहीं बलि का बकरा तो नहीं बन जाऊँगा? देखो अरुण जी, एक तरह से देखा जाए तो आपने बैकग्राउंड में लेके जा रहे हो आप मुझे। ये बहुत पहले की बातें थी, परिवार सब समझ गया है कि उम्र कुछ भी हो सीपी जी, भावना भावनाएँ रहती है। उम्र कुछ भी हो। जब आप अपने घर पे जाते होंगे तो आपकी धर्मपत्नी का चेहरा आप भी रोज देखते होंगे, चाहे वो 80 साल की हो जाए, आपके चेहरे पे झुर्री आ जाए, लेकिन आंखों में जो स्नेह है, जो उम्मीद है, जो महत्वाकांक्षा है, वो सामने रहती है। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, मेरा सवाल जायज़ है और मैं गारंटी दूंगा आप कहोगे ये जायज़ सवाल है, आपके बच्चे कल बड़े होंगे, वो राजनीति में नहीं आना चाहेंगे, वो चांदी की चम्मच से चीज़ नहीं खाना चाहते होंगे, आप उनके अपने बच्चों को क्या देके जाओगे? देखो और राजनीति उनको विरासत विरासत में तो नहीं मिली ना, आपके पिता जो सामान्य कृषक थे। तो हम तो राजनीति करना भी नहीं चाहते। जब आप बता रहे हो आज बच्चों से कम मुलाकात होती है, अभी रिसेंटली मैं तो विधानसभा गिरा हूँ तो मैं 3 महीने से बच्चों से नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं उनको भी चिंता तो रहती है कि फ़ोन करते रहते हैं, पापा क्या हुआ, मैंने वहाँ ये पढ़ा है, सोशल मीडिया पे ये कब गए थे देखा आप है। पेरेंट टीचिंग मीटिंग में बच्चों के स्कूल में? कब जाके आपने रिपोर्ट कार्ड चेक किया था कि आपके बच्चे कितने परसेंटेज आए? ईमानदारी से और सच्चाई के साथ जवाब दीजिएगा सीपी जी। देखो ये तो जनता के कटघरे में हैं आप समाज का आप रिपोर्ट कार्ड लेके घूम रहे हो, और आपका अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड आपको पता है नहीं पता? पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ये बात सत्य है, मैं कभी उनके स्कूल में नहीं गया आज तक। तो मैं आपको एक बात कहूँ, आपका जो युद्ध है और आपकी जो लड़ाई है वो एक तरफा नहीं है, वो दो तरफा है। आपके बच्चों का भविष्य और नहीं आपके बस ये एक्चुअली में क्या है, मैं हमारी जो धर्मपत्नी जी हैं, मेरे बड़े भैया हैं, पिताजी हैं, छोटे भाई हैं, माता जी हैं, सबका बहुत अच्छा स्नेह है और वो सारी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तभी मैं आज राजनीति कर पा रहा हूँ। अगर वो नहीं होंगे, अगर वो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो मैं राजनीति कर पाता क्या। आप सोचिए, आज वो पूरी फैमिली मेरे साथ है। 3 महीने में एक बार एक फौजी भी अपने घर वालों से बात कर लेता है। आप तो 3-3 महीने घर पे भी नहीं पहुँच पाए। तो कई बार परिस्थितियाँ होती हैं, देखो उस समय। अच्छा, मैं एक सवाल और था मेरा। जब आप जेल में गए, आप एक सामान्य परिवार के आदमी रहे हैं, किसान के बच्चे रहे हैं, पढ़ने के लिए आए, छोटा-मोटा व्यापार करने के लिए आप आए। व्यापार तो क्या, मैं तो ये कहूँगा कोई छोटा-मोटा कोई दुकान हो जाए, कुछ गरीबी से ऊपर उठ के आ जाए, वही आपका प्रयास रहा होगा। जब आप जेल गए थे, आपने इतनी आपदाएँ सही, आपकी पत्नी का क्या रिएक्शन था? वो तो एक अभी यहाँ तो क्या कुछ तो कहा होगा राजस्थानी में, तो ये कहा होगा कड़े ब्याधी में। हैं? देखो वो तो एक रिएक्शन अलग ही था, क्यों पहली बार जेल जाना। और सबसे बड़ी बात है कि देखो एक मैडम जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं वो गांव से हैं, और फिर बचपन में हमारी शादी हो गई थी, गांव ही रहती हैं और परिवार सारा साथ रहता है, तो हिम्मत कहीं ना कहीं होती है हमें।
वैसे लड़ाका हैं वो भी। पहले ये तो थोड़ा देखो, फर्स्ट टाइम में तो ऐसा उनको बहुत ज़्यादा डर लगा कि अब क्या होगा। मेरे फादर साहब भी बड़ा इमोशनल थे, मेरे से जेल में मिल के आए तो वो बड़ा घबरा गए थे। माता जी भी लड़ाका हैं, भगवान के ध्यान करती हैं। खैर माँ तो सबसे बड़ा लड़ाका होती है, लेकिन माँ से बड़ा युद्धवीर कोई हो भी नहीं सकता। लेकिन जब जेल का बारी आती है, जेल का नाम आता है, तो वो बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं। तो जब जेल में हम गए, जेल से बाहर निकले, और जब मैं घर पहुंचा तो चाहे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे मेरे भाई हो, मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, सब लोग ऐसे, मतलब एक ये जो एक तरफ तो खुशी की जीत थी, तो दूसरी तरफ एक इमोशनल था, आंखों में आंसू था। मुझे सब लोगों ने गले लगाए, और मतलब ऐसा एक देखने को मौका मिल रहा था। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि मेरे खुद की आंखों में आंसू थे। कोई वो बातें, वो चीज़ें बयान नहीं कर पाता आदमी। वो उस समय जो समय था, वो ऐसा लग रहा था कि एक तरफ तो जहाँ हमारी 5 मांगों पे सहमति बनी थी सरकार से, जेल से निकलते ही, वो जेल के अंदर ही सहमति बनी थी, लेकिन ऐसे डर खौफ जो बातें थी वो सारी निकल गई थी। लेकिन जो परिवार, तो परिवार ही तो वो एक बयान नहीं कर पाता आदमी। और परिवार के बगैर कुछ नहीं है। आज जो कुछ भी हूँ, मैं मेरी पूरी फैमिली के दम पे हूँ, मेरे पूरी परिवार के दम पे हूँ। और ये परिवार बढ़ता बढ़ता बहुत लाखों तक पहुंच गया आपका। और आज मुझे खुशी है इसकी। और मैं आप आपके अकेले निकले थे, अब आपके लाखों भाई बहन हो गए हैं, लाखों माँ बाप हो गए हैं आपके। आप सब, आपको लोग ये देखते हैं कि ये है वो युवा जो इस हमारे समाज की, हमारे देश की राजनीति के माध्यम से दिशा दशा में जरूर परिवर्तन करेगा। बिल्कुल वही प्लान कर रहे हैं हम लोग। और यही चाहते हैं कि इस लड़ाई में सब लोगों का सपोर्ट मिले, सब लोगों का प्यार मिले, और सर्व समाज की सेवा करें, सब धर्मों की सेवा करें, सबके साथ मिलकर मजबूती से लड़ें। यही प्लान है। तो सैनी जी, आपके साथ आज खूब बातें हुई, भावनात्मक बातें भी हुई, राजनीतिक बातें भी हुई। आपके जो उद्देश्य थे वो हमने प्रयास किया कि जनता जनार्दन तक पहुंच जाए। अब आप जनता के कटघरे में हैं, जनता आपके साथ क्या करती है, जनता आपको सर पे बैठाती है, सर का ताज बनाती है, या एक भीड़ का हिस्सा मान के छोड़ देती है, ये जनता जनार्दन पे छोड़ते हैं। अब एक हम आपसे एक लास्ट सवाल ये करना चाहते हैं, आप अपने आने वाले जीवन को या राजनीति को या अपने समाज को कहाँ देखना चाहते हैं, और आपकी क्या उद्देश्य हैं राजनीति के माध्यम से? आप एक समाज के वर्ग को या संपूर्ण समाज को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार आपके उद्देश्य रहेंगे, आपकी विचारधारा क्या है? देखो, सबसे पहले मेरी विचारधारा यही है कि राजस्थान आगे बढ़े, मेरा देश आगे बढ़े। तो अगर ये बढ़ेंगे तो मेरा समाज भी आगे बढ़ेगा। और सीधा सा फंडा है कि जब सब अपना आगे बढ़ेंगे, इस देश की प्रगति के लिए काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस देश का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व में होगा। और वही एक अच्छी राजनीति होती है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी करें वो देश हित में हो, अपने राज्य के हित में हो, और राज्य के लिए बेहतरीन काम कर सकें, और सर्व समाज को लेकर काम कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है। और आज आपने हमें बुलाया, आपकी इन्फो जो वाइडर है .com है, जो आपका पॉडकास्ट चैनल है, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आप ऐसे ही हमारे दिल की बात निखारते रहें। कुछ बातें ऐसी थी जो दिल में ही छुपी हुई क्या होती हो, लेकिन आप उनको धीरे 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 के लेके आ गए। लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारा प्यार दिया, अच्छा लगा बात करके। बेस्ट ऑफ विशेस। थैंक यू सैनी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी सीपीजी से काफ़ी मुद्दों पे बात हुई, राजनीति को लेके प्रखर हैं, इनका उद्देश्य क्लीन है, ये गर्दन तक कटवाने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी अपने समाज को लेकर, अपने देश को लेकर, अपने राज्य को लेकर, अपने प्रदेश के विकास को लेकर, युवाओं के महत्वाकांक्षाओं को लेकर कहीं पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे। चाहे राजनीति करें चाहे नहीं करें, कोई सा भी राजनीति दल इनके साथ हो या नहीं हो, इनकी प्रायोरिटी, इनका सब सर्वप्रथम जो इनकी बात है, जो सूचीबद्ध इन्होंने की है, वो है इनका देश हित, राज्य हित और अपने जनहित के लिए। भावनाओं पे बात हुई, हंसी मजाक भी हुआ। सीपी सैनी जो हैं
एक ऐसे युवा हैं और ऐसे युवाओं के ओतप्रोत हैं जो बहुत कम लोग होते हैं एक छोटे से समाज में जिसका जिसका प्रतिभाग बहुत बड़ा है, जो अपना प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा वोट में है, लेकिन उनका इस प्रकार से प्रतिनिधित्व करना, उनको आगे बढ़ाना, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जहाँ तक सैनी समाज को समझ पाता हूँ, सैनी समाज वो समाज है जिसका नित्य कार्य करना, नित्य कार्य करके जो कमाया वो खाना और अपने काम के लग जाना। मैंने सैनी समाज के बच्चों को या इन लोगों को बहुत नज़दीक से देखा है। ज़्यादातर बच्चे इनके बहुत कम उम्र में ही कमाने के ऊपर फोकस कर लेते हैं, पढ़ाई के ऊपर इनका ज़्यादा जोर नहीं होता और जो पढ़ लिखते हैं वो एक स्तर पे ही जॉब कर पाते हैं, वरिष्ठ या उच्च पदों पे नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, राजनीति में श्रीमान अशोक गहलोत जी जो हैं मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने समाज का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन क्या होता है हाथ कट जाते हैं, कई कई बार राजनीति में ऐसे परिचय भी हो जाते हैं। तो सीपी सैनी जी जो हैं वो आज हमारे स्टूडियो में आए, अपनी बहुत सी बातें इन्होंने की, अपनी जेल यात्रा के बारे में बताया, दुःख बताया, परिवार के दुःख साझा किए और हमने कोशिश की कि उनकी आने वाले उद्देश्यों को, जो पर्दे उन्होंने गिरा रखे अपने दिल के ऊपर, उनको बाहर निकालने की कोशिश की हमने। बाकी आपका निर्णय है, आपके मत हैं, आपके कमेंट्स हैं और क्या सोचते हैं? क्या सीपी सैनी जैसे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? क्या इस प्रकार से आंदोलनों से, सड़क पे चलने से, ज़ोर-ज़ोर से अपनी मांगें रखने से बहरी सरकारें जो होती हैं, वो सुनती हैं? अपने कमेंट्स, अपनी राय हमें अवश्य दें। इसी प्रकार हम नए युवाओं को, चाहे वो उद्यमी हों, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो फ़िल्म जगत में हो, चाहे साहित्य में हो, आगे लाते रहेंगे और आपको इसी प्रकार नए-नए कंटेंट के साथ, नए-नए मेहमानों के साथ ओत-प्रोत कराते रहेंगे। नमस्कार।